भांटू की कहानियाँ। रतिपुर पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था। ये गांव देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन शाम होते ही गांव का कोई भी बच्चा गांव के कुएं के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि गांव के कुएं के पास एक चुड़ैल रहती है और जो भी बच्चा दिन ढलने के बाद उस कुएं के पास से गुजरता है तो फिर वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। यह तो बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारा कि हमें गौ सेवा का मौका मिला, नहीं तो शहर वालन को ये मौका कहाँ नसीब होता है। तभी रामू की नजर अपने बेटे चेतन पर जाती है और एक ये है जिसे खेलने और आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिलती। रामू चेतन को आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। अरे चेतन, तू कभी पढ़ाई लिखाई भी कर लिया कर या फिर मेरे काम में ही कुछ हाथ बटा दिया कर। दिन भर गांव में आवारागर्दी ही करता रहता है। क्या पापा आप भी? मैं आपके साथ यहाँ गायों और भैंसों का गोबर उठाऊं? उससे अच्छा है कि मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। और रही बात पढ़ने लिखने की, तो इस गांव के स्कूल में कितनी पढ़ाई लिखाई होती है ये तो आपको भी पता है। ये कहकर चेतन वहां से क्रिकेट खेलने चला जाता है। दूसरी तरफ रामू की पत्नी बसंती घर पर अपनी बेटी नैना के साथ बात कर रही होती है। नैना, तेरे पापा के घर आने का समय हो गया है। जरा ये पानी का घड़ा किचन के पास रख दे, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। नैना पानी से भरे घड़े को लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है, जिससे घड़ा गिरकर टूट जाता है और पूरे फर्श पर पानी ही पानी फैल जाता है। अरे ये क्या कर दिया तूने? तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता क्या? लेकिन मैंने जानबूझकर घड़ा नहीं गिराया माँ, मेरा पैर फिसल गया तो घड़ा गिर गया। तभी चेतन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर घर आता है, लेकिन उसके पूरे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, जिसे देखकर बसंती गुस्से में लाल हो जाती है। हे भगवान, ये ऐसी औलादें मुझे ही मिलनी थी क्या? एक ने पूरे घर में पानी फैला दिया और दूसरा पूरी तरह से कीचड़ में नहा कर आया है। अब घर में और पानी भी नहीं जिससे तुम्हें नहला सकूं, केवल पीने भर का पानी बचा हुआ है। इसमें ऐसा क्या हो गया माँ? मैं अभी जाता हूँ और कुएं से पानी भर कर ले आता हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? पता है ना उस कुएं में चुड़ैल रहती है। कभी भूल कर भी शाम को वहां मत चले जाना। जाकर अभी कपड़े से खुद को साफ कर ले। कल जब पानी लेकर आऊंगी तो नहा लेना। इतना बोलकर बसंती अंदर खाना बनाने चले जाती है। नैना, मुझे कीचड़ की वजह से बहुत खुजली हो रही है। मैं तो चला कुएं पर नहाने, नहीं तो रात भर मैं सो भी नहीं पाऊंगा। माँ और पापा को तुम कुछ मत बताना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। नहीं भैया, तुम मत जाओ। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरी भी पिटाई हो जाएगी, और माँ पापा तुम्हारे बारे में अगर पूछेंगे तो मैं उनसे क्या बोलूँगी? अरे नैना, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर माँ बाबा पूछे तो कह देना कि मैं छोटू के घर पढ़ने गया हूँ। चेतन अपने कपड़े लेकर कुएं की तरफ चला जाता है और वह कुएं से पानी खींचकर नहाने लगता है। तभी उसे कुएं से किसी के हंसने की आवाज आती है। आज कितने दिनों बाद यहाँ कोई आया है, वरना शाम होने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। न जाने कितने महीनों से मैं यहाँ किसी के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज तो मेरा साथ देने कोई तो आया है। कौन है यहाँ? कहीं कोई कुएं में गिर तो नहीं गया? अगर कोई अंदर है तो मैं अभी गांव से मदद लेकर आता हूँ। चेतन जैसे ही मदद मांगने गांव की तरफ भागने लगता है कि तभी वह चुड़ैल कुएं से बाहर निकलकर उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर चेतन बहुत डर जाता है। अरे अरे बेटा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने पास रखूँगी और तुम्हें सारी खुशियाँ दूँगी। बोलो, रहोगे ना मेरे साथ? हाँ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला।
मुझे मेरे घर जाना है। मम्मी बचा लो मुझे। चेतन बार बार उसके साथ जाने के लिए मना करता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर कुएं के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ चेतन जब बहुत देर तक घर नहीं आता तो उसकी बहन को उसकी चिंता होने लगती है। नैना खाना बनकर तैयार हो गया है, अपने भाई को भी बुला ला, दोनों साथ में बैठकर खा लेना। मम्मी भैया छोटू के घर गए हैं, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और उसे बुला लाओ। उसी समय रामू भी घर पहुंच जाता है। अरे बसंती, ये नैना इस समय कहाँ गई है? मैंने घर आते वक्त उसे देखा था, वो बाहर की तरफ जा रही थी। अरे वो छोटू के घर गई है चेतन को बुलाने, मैंने ही भेजा था उसे। इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। इधर नैना घर से बाहर आकर सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। कहीं चेतन भैया को उस चुड़ैल ने पकड़ तो नहीं लिया। मुझे वहाँ जाकर देखना होगा, लेकिन मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती। क्या करूँ क्या करूँ? तभी रामू घर से बाहर आ जाता है और नैना को परेशान देखकर उससे पूछता है, अरे क्या हुआ नैना, इतनी परेशान क्यों है और यहाँ अकेले में किससे बातें कर रही है? कोई परेशानी है तो बता मुझे। पापा वो चेतन भैया। क्या हुआ तेरे चेतन भैया को? क्या वो छोटू के यहाँ नहीं है? आने दे आज उसे, फिर बताता हूँ। जब देखो तब ये लड़का आवारों की तरह ही घूमता रहता है। तू घर के अंदर चल। रामू नैना को घर के अंदर लेकर आता है। अरे नैना, चेतन कहाँ है? तू तो उसे बुलाने गई थी ना। मम्मी, चेतन भैया, मम्मी वो। तभी नैना रोने लगती है। नैना को परेशान देखकर रामू और बसंती घबराने लगते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ तो बता। मम्मी, मैंने चेतन भैया को बहुत मना किया था, फिर भी वो उस कुएं पर नहाने चले गए। ये सुनकर रामू और बसंती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या कर दिया तुम दोनों नालायकों ने? जब तुम दोनों को पता था कि शाम के वक्त उस कुएं के पास कोई नहीं जाता, तो फिर क्या जरूरत थी उसे वहां जाने की? और तुमने उसे कैसे जाने दिया नैना? ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? भिक्षाम देही। लगता है बाहर कोई साधु महाराज आए हैं। भगवान ने बड़े ठीक समय पर साधु महाराज को हमारे घर पर भेजा है। हम चलकर उनसे मदद मांगते हैं। बसंती और रामू भिक्षा लेकर बाहर निकलते हैं। तभी उन दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखकर साधु महाराज उनसे पूछते हैं, क्या बात है बच्चों, तुम दोनों मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। क्या जीवन में कोई संकट आन पड़ा है? हाँ साधु महाराज, संकट तो बहुत बड़ा आन पड़ा है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है और उसके अंदर एक चुड़ैल रहती है। सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाता, लेकिन आज मेरा बेटा चेतन वहां चला गया और अभी तक वो घर नहीं आया। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मुझे उस कुएं के पास लेकर चलो। बसंती साधु महाराज को लेकर रामू और नैना के साथ कुएं के पास जाती है। तभी महाराज अपने कमंडल से जल लेकर कुछ मंत्र बोलते हैं और जल को कुएं के अंदर डाल देते हैं। तभी कुएं के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और एक चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाती है। किसने मुझ पर वो जल फेंका? किसकी हिम्मत? तो तुम हो वो चुड़ैल जिसने उस बच्चे को कैद किया है। देखो, चुपचाप उस बच्चे को वापस कर दो, वरना ठीक नहीं होगा। देखिए, आप साधु हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उस बच्चे को मैंने कैद नहीं किया और ना ही उसे परेशान किया है। मैं तो बस उसके साथ खेलना चाहती थी। ये झूठ बोल रही है साधु महाराज। भला कौन सी चुड़ैल बच्चों के साथ खेलती है? आप लोगों को यकीन नहीं होता तो उस बच्चे से ही पूछ लीजिए। चुड़ैल अपने जादू से चेतन को बाहर लेकर आती है तो चेतन हाथ में समोसे लिए हुए आराम से खा रहा होता है और बहुत खुश होता है। देख लिया ना आप लोगों ने, चेतन कितना खुश है। मैं तो बस उसके साथ समय बिताना चाहती थी। देखो, तुमने पहले भी कई लोगों को कैद किया है और आज भी कर रही हो। तुमने जिन्हें कैद किया वो कभी वापस लौट कर नहीं आए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चुड़ैल दुखी होते हुए बोलती है,
साधु महाराज, आप मेरा दुख कभी नहीं समझ सकते। मैं पहले इसी गांव में रहती थी, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। लोग मुझे बांझ कहकर पुकारते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है। लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस चुड़ैल रूप से मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूँ और यह भी वचन देता हूँ कि अगले जीवन में तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद वह चुड़ैल मुक्त हो जाती है और वहां से चली जाती है। ललितपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक झूला लटका हुआ था। एक अनहोनी घटना होने के कारण उस पेड़ के पास से कोई नहीं गुजरता था। लोग उसे भूतिया झूले के नाम से जानते थे। बबलू, जो कि इसी गांव का होता है और काफी सालों बाद शहर से अपने घर आता है, एक रात जब बल्लू सो रहा होता है तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से बल्लू की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है जो इतनी रात गए चिल्लम चिल्ली मचा रखा है? लगता है मेरी पत्नी ने मायके जाने के लिए फिर से कोई नई नौटंकी चालू कर दी है। क्या करूं मैं इस औरत का? जीना हराम कर रखा है इसने। चल कर देखता हूं कि अब क्या माजरा है। बल्लू उठकर किचन की तरफ जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी महिमा अपने किचन में काम कर रही है। अरे भाग्यवान, अब क्यों रोना धोना मचा रखा है तुमने? बोला तो है मैंने तुमसे कि अगले महीने अपने मायके चली जाना। चिंटू का भी तो पढ़ाई नुकसान होगा, कम से कम चैन से सोने तो दिया करो। आपका दिमाग तो ठीक है ना? भला मैं क्यों रोने लगी? अपने कान का इलाज करा लो तुम। मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगा है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को तुम किचन में क्या कर रही हो? अरे मेरे पति देव, आप तो ये भी भूल गए कि कल आपकी बहन आने वाली है। अगर उसने घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ देखा तो पूरे रिश्तेदारों में मेरी शिकायत करती फिरेगी, इसीलिए साफ सफाई कर रही हूँ। तभी वो रोने की आवाज उन्हें फिर से सुनाई देती है और इस बार वो आवाज महिमा को भी सुनाई देती है। देखा, मैंने कहा था ना कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। अजी, कहीं ये आवाज उसी बरगद के पेड़ पर लटके झूले से तो नहीं आ रही जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे? तुम भी बौरा गई हो महिमा। क्या तुम भी गांव वालों की बात में विश्वास करती हो? ये सब फालतू की बातें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चल कर देखते हैं कि ये आवाज आ कहां से रही है। फिर बल्लू खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है जो रो रही होती है। अरे महिमा, जरा देखो तो सही, यहाँ झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर महिमा जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। वो किस एंगल से तुम्हें चुड़ैल दिख रही है? अजी, लेकिन इतनी रात गए कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? तुम रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? तुम्हें मरना है क्या? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे रे, वो देखो, वो गायब हो गई। अब तो आपको यकीन हुआ वो कोई आम औरत नहीं थी। तुम सही कह रही हो महिमा, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए कोई भी गांव वाला इस झूले के पास नहीं भटकता है। अजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं इस घर में अब और नहीं रहने वाली। अगले दिन बल्लू की बहन अपने पति और बेटी के साथ उसके घर पहुंचती है। अरे बबलू भैया, बबलू भैया, कहाँ हो तुम? बबलू और महिमा दोनों बाहर आते हैं। बबलू अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। अरे महिमा, तुम आ गई। तुम्हें यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं भैया, हम यहाँ आराम से पहुँच गए। राहुल कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगा था कि वो अपनी बुआ की राह देख रहा होगा,
लेकिन उसका तो कहीं अता पता नहीं है। अरे नहीं मनीषा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सुबह से ही तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज स्कूल में उसका कोई एग्जाम था, इस वजह से उसे स्कूल जाना पड़ा। वो बस आता ही होगा। फिर वो लोग पूरा दिन हंसी मजाक और बातें करते हुए बिताते हैं। शाम को राहुल जब स्कूल से आता है तो वो अपनी बुआ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे राहुल बेटा, तू कब आया? मुझे तो लगा था कि तू अपनी बुआ से नाराज है। अब जल्दी से खाना खा और अपनी बहन गुड़िया को जरा गाँव घुमा ला। कब से ये बेचारी बैठी बोर हो रही है। फिर रात को बैठकर आराम से बातें करेंगे। फिर राहुल गुड़िया को गांव घुमाने ले जाता है और वो दोनों बगीचे में खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तभी गुड़िया की नजर बरगद के पेड़ पर लटके झूले पर जाती है। अरे वाह झूला, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। राहुल चल चल कर झूला झूलते हैं। नहीं गुड़िया, उधर मत जा। माँ पापा ने उस झूले के पास जाने से सख्त मना किया है। गांव वालों का कहना है कि उस झूले पर एक चुड़ैल का वास है। मुझे पता है राहुल, तू मुझे डराने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली। कभी कभी तो गांव के ऐसे झूले पर झूलने का मौका मिलता है, वरना शहर में ये सब कहाँ है। राहुल के लाख मना करने के बावजूद गुड़िया नहीं मानती और झूले पर जाकर बैठ जाती है और गाना गाते हुए झूला झूलने लगती है। सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मैं परदेसी घर वापस आया। आज तो मजा ही आ गया। तुम तो बेकार में ही मुझे डरा रहे थे राहुल। आज तू भी यहाँ मेरे साथ बैठ और झूला झूल। अब झूल लिया झूला तुमने तो अब जल्दी से घर चल, काफी देर हो चुकी है हमें। फिर दोनों घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचकर सभी साथ में खाना वगैरह खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन रात होने पर जब सभी सो रहे होते हैं तभी गुड़िया की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है। गुड़िया की हंसी सुनकर उसके घर वालों की नींद खुल जाती है। महिमा और बबलू भागते हुए मनीषा के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि गुड़िया उस कमरे में नहीं है और वो परेशान हो जाते हैं। अरे मनीषा, गुड़िया कहाँ है? अरे भाभी अभी तो यहीं पे थी, हो सकता है वॉशरूम गई होगी। महिमा गुड़िया को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुड़िया झूला झूल रही होती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? ये गुड़िया उस झूले पर कैसे पहुंच गई? इतना शोर सुनकर राहुल भी जाग जाता है और खिड़की की तरफ आता है। अरे नहीं, ये गुड़िया फिर से उस झूले पर जाकर बैठ गई। राहुल की बात सुनकर महिमा को उस पर गुस्सा आ जाता है। मैंने तुझे वहां जाने से मना किया था ना, फिर तुम वहां क्यों गए? अरे नासपीटे, मेरी बात तो सुनता क्यों नहीं? माँ, मैं अपनी मर्जी से वहाँ नहीं गया था। वो गुड़िया उस झूले पर झूलने की जिद कर रही थी। मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं मानी। अब जो हो गया सो हो गया। अब जल्दी चलो, हमें गुड़िया के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। फिर सब भागते हुए झूले के पास पहुंच जाते हैं। अरे गुड़िया बेटा, चलो जल्दी से झूले से नीचे उतरो। भला इतनी रात को कौन झूला झूलता है? चलो घर चले। जरा इसकी आंखें तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी बेटी को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। मैं अभी जाता हूँ और तांत्रिक को बुला कर लाता हूँ। आप लोग गुड़िया का ख्याल रखिएगा। मेरी बेटी, ये क्या हो गया? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी शोर सुनकर गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अरे बबलू भाई, क्या हुआ? इतनी रात गए झूले के पास क्या कर रहे हो? अरे भाई, मेरी बहन महिमा अपने परिवार के साथ यहाँ शहर से आई थी और शाम को इसकी बेटी झूले पर आकर झूला झूलने लगी। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? तभी अनिल भी एक तांत्रिक को वहां लेकर पहुंच जाता है। गुड़िया अभी भी झूला झूल रही होती है। ये चुड़ैल, इस बच्चे को छोड़ दे।
तो क्या इसे छोड़कर तुझे पकड़ लूं? चल भाग यहाँ से। आज वर्षों बाद तो यहाँ किसी के शरीर में मुझे आश्रय मिला है और तू चाहता है कि मैं उसे छोड़ दूं? तेरी बातों से मुझे इतना पता तो चल गया कि तू एक ढीठ किस्म की चुड़ैल है। तू ऐसे नहीं मानने वाली। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। फिर वो तांत्रिक गंगा जल लेकर उस चुड़ैल पर छिड़क देता है, जिससे गुड़िया वहीं जमीन पर गिर जाती है और वो चुड़ैल गुस्से में उसके शरीर से बाहर निकल आती है। अरे ओ तांत्रिक, ये तूने ठीक नहीं किया। अब इस गलती की सजा तुम सबको मिलेगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी। अरे ओ गाँव वालों, जल्दी से इस झूले में आग लगा दो। इस चुड़ैल को यहाँ से भगाने का यही एक तरीका है। तभी एक गांव वाला उस झूले में आग लगा देता है। झूले के जलते ही वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है। मैं मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। और कुछ ही देर में वह भी जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है। गांव वाले अब उस मुसीबत से छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं।